हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो 4 फरवरी का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर आया था उसमें जितने भी प्रश्न पूछा गया वो सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस करवा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा काम हुआ है गरीबी कम करने में? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका करेक्ट आंसर है यूपी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना है। अगर क्वेश्चन आए कि दुनिया में कितने लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। ठीक है, बात आया क्या नीति आयोग का। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था मालूम? नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, एक चीज़ यहाँ याद रखना आपको, क्या कि आपके एग्जाम में अभी जितने भी इस शिफ्ट में एग्जाम होगा, अभी होने वाला है, जहाँ जहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया, जिस चैप्टर से, जिस टॉपिक से, वहाँ से निश्चित रूप के साथ, गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, जिनका एग्जाम बाकी है, वो लोग एनालिसिस देखें और जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया वही टॉपिक को पढ़ें। और हम कोशिश करेंगे आपको कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको साथ में बताते चलें। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपके बदले मैं मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो नीति आयोग की बात जैसे आई है, तो नीति आयोग से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सब शिफ्ट में आएगा। ठीक है, तो जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आएगा। तो इसलिए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? तो ये 1 जनवरी 2015 में हुआ, ये याद रखना है। नीति आयोग का पहले नाम क्या था, मतलब किसके बदले में ये नीति आयोग की स्थापना हुआ? तो योजना आयोग है ना, इसका नाम पहले योजना आयोग था। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना हुआ। नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए नीति का, तो याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ऑप्शन में क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट भी रहेगा, तो ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन है, लास्ट में TION है। ये महत्वपूर्ण ध्यान चीज़ें रखना है। ठीक है, तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन याद रखना है नीति आयोग से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का वर्तमान अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यही है आपके लिए कि यही एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे ही ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स पे विशेष ध्यान रखना है। आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जो कि एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी याद रखना है सुमन बेरी। नीति आयोग का CEO पूछेगा तो क्या टिक करना है? VR सुब्रमण्यम। CEO सुब्रमण्यम, CEO सुब्रमण्यम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है मालूम? तो भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग का टास्क फोर्स करता है। ठीक है, याद रखना नीति आयोग का टास्क फोर्स ऑप्शन में रहे तो वही आंसर करना है। अगर ऑप्शन में नीति आयोग का टास्क फोर्स नहीं है तो आंसर करना क्या? NSSO। NSSO नीति आयोग के टास्क फोर्स के अंतर्गत ही आता है। नेशनल है ना, सैंपल सर्वे ऑफ ऑफिस। ठीक है, तो राष्ट्रीय सर्वेक्षण नमूना कार्यालय। ठीक है, NSSO करता है भारत का गरीबी रेखा का आकलन करता है। ठीक है, और भारत में सबसे गरीब आपको बता दिए बिहार राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नीति आयोग से एक अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि SDG है ना, जो सतत विकास है, उसके रिपोर्ट के अनुसार सबसे अच्छा प्रदर्शन किस राज्य का रहा? तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा केरल का। सबसे खराब किसका प्रदर्शन रहा? तो बिहार का। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ ये राज्यपाल के पास नहीं होती है, ये किसके? राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। भारत के राज्यपाल के पास सैन्य और राजनयिक शक्तियाँ नहीं होती है, ये शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यपाल के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ होती है। तो राज्यपाल के पास कौन कौन शक्ति होती है? यहाँ राज्यपाल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, राज्यपाल क्या? राज्य विधानमंडल को स्थगित कर सकता है। ठीक है, और राज्य विधान सभाओं को भंग कर सकता है। और राज्यपाल जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होने पर सत्र की अध्यक्षता कर सकता है। और क्या कर सकता है राज्यपाल? तो राज्यपाल विधानसभा में पेश किए गए विधेयक को पारित या तो रोका या तो लौटाया
या तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यपाल का पद पूछेगा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत। राज्यपाल का पूछेगा कि क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 161 में है। जैसे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में। तो उसी तरह राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। एक चीज़ ये ध्यान रखना, क्षमादान की शक्ति में राज्यपाल मृत्यु को जो है ना, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, बाकी सब चीज़ क्षमा कर सकता है। मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है वो राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, किसके साथ, तो श्रीलंका के साथ नहीं है। देखिए श्रीलंका के साथ है समुद्री सीमा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है बल्कि समुद्री सीमा साझा करता है। मालदीव और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है, ठीक है। और श्रीलंका की राजधानी जो है वो जयवर्धनपुरा है, ठीक है, जयवर्धनपुरा कोट्टे है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। आपको पहले शिफ्ट में ही आपको हिंट दे दिए थे कि पड़ोसी देश है, उससे सभी चीज़ें आपको याद रखना है। पड़ोसी देश जितना है, जैसे कि बचपन में MBA किया है ना, ये 7 स्थलीय सीमा से सटा हुआ है, 2 समुद्री सीमा से सटा है, श्रीलंका और मालदीव। तो वो सभी देश के राजधानी, मुद्रा, भाषा, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है अपने पड़ोसी देश का, ठीक है। वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए याद रखना है। आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में या तो सेकंड शिफ्ट में आपको हम बताए थे कि पूछेगा ये चीज़ें भाषा, और देखिए थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। जो लोग भी एनालिसिस देखे हैं वो ज़रूर बताइएगा, है ना। ये आपको जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनालिसिस देख रहे हैं, उनको पता होगा। हम बताए थे कि सेकेंड शिफ्ट में ये बताए थे कि सभी का भाषा आपको क्या क्या है, सभी पड़ोसी देश का बता दिए थे। तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा बर्मी है, ये भी आपको हिंट करवाए थे, याद करवाए थे कि म्यांमार की जो पहले पुराना नाम क्या था, बर्मा था, वहीं से रेट करना है। ये आधिकारिक भाषा बर्मी है, ठीक है। अभी फिर आपको बताते हैं पड़ोसी देश का सभी देशों की आधिकारिक भाषा, ठीक है। अभी तो एक पूछा है, बाकी तो अभी बाकी है 6-7, ठीक है। तो इसलिए सबका याद रखना है आपको, जिनका एग्जाम अभी कल है परसों है, ये सब याद रखिएगा। देखिए ये सब चीज़ें, देश और आधिकारिक भाषा, ये सब पड़ोसी देश का, ठीक है। तो पहले तो पड़ोसी देश स्थलीय सीमा से लगा हुआ 7 देश है ना। कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। पहले इसको याद रखना, यहाँ से कई क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत करना है याद करने का जो प्रोसेस है। सबसे पहले क्या, बचपन में MBA किया, यानी सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा से लगा देश कौन सा है, तो बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश जो है ये सबसे अधिक सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में ये चीज़ ध्यान रखना, क्या सब जो ट्रिक है ना, ये बचपन में भी क्या, तो सबसे अधिक बांग्लादेश है, उसके बाद चीन है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद नेपाल है, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। तो ये भी याद रखना है, सबसे कम सीमा साझा करेगा कौन, अफगानिस्तान। अगर ऑप्शन में अभी अफगानिस्तान नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा, भूटान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया स्थलीय सीमा से, और 2 है समुद्री सीमा से, जो कि है श्रीलंका और मालदीव। तो ये सभी का हम लोग याद करेंगे। अभी क्या, आधिकारिक भाषा, किस देश का कौन सा आधिकारिक भाषा है, तो यहीं पे चीज़ें यही लिखा है। देखिए बचपन में MBA किया, ठीक है। तो बांग्लादेश का है बंगाली, बांग्लादेश का आधिकारिक भाषा का नाम पूछे तो बंगाली है। चीन का आधिकारिक भाषा का नाम पूछेगा, निश्चित रूप से आपको SSC GD के एग्जाम में आएगा तो आएगा। चीन का आधिकारिक भाषा क्या है, मंदारिन है। पाकिस्तान का आधिकारिक भाषा उर्दू है। नेपाल का है नेपाली, ठीक है। म्यांमार का, जो कि अभी पूछ लिया गया है, म्यांमार का आधिकारिक भाषा है बर्मी। भूटान का है जोंगखा, ये भी कतई जहर प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा, ठीक है। और अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या, पश्तो। और श्रीलंका का है सिंहली, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंहली डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि सिंहली किस देश का भाषा है, तो ये श्रीलंका की है सिंहली, और तमिल भी श्रीलंका की है। और मालदीव का है महल भाषा, मालदीव का कौन सा है, तो महल भाषा मालदीव का आधिकारिक भाषा है। अब बात कर लेते हैं मुद्रा की, ठीक है। तो मुद्रा आपको चीन की मुद्रा याद रखना है, बाकी जो ये है ना, बांग्लादेश की मुद्रा बात करेंगे तो क्या, टका। चीन का है
मुद्रा चीन का क्या है, युआन, युआन या तो रेन मिनबी, ठीक है। और पाकिस्तान, नेपाल, ये सब को रुपया ही है। और म्यांमार का है कयात, म्यांमार का याद रखना है, कयात है। और भूटान का मुद्रा का नाम क्या है, ये कतई जहर प्रश्न है, भूटान का नगुल ट्रम, भूटान का है नगुल ट्रम। म्यांमार का ये हो गया, भूटान का ये हो गया नगुल ट्रम। और क्या याद रखना है, अफ़गानिस्तान का है अफ़गानी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और श्रीलंका का मालूम है, श्रीलंका और मालदीव का मुद्रा का नाम यूरोपिया ही है, ठीक है। बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है, ये धूमधाम से सबसे ज़्यादा कहाँ मनाई जाती है, ये क्वेश्चन आया था। तो ये हरियाणा और पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आर वेंकट राव किससे संबंधित थे, ये प्रश्न आया था। तो भारतीय प्रशासक और ये राजनेता थे। तो भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये आपको पहले शिफ्ट में पूरे बता दिए थे। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कहाँ से, ठीक है, सब बता दिए थे। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा भरत तमिल, याद भी करवा दे, भरत तमिल, भरत तमिल, भरतनाट्यम प्रसिद्ध नृत्य है तमिलनाडु का। और ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ गया है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया था आपको सेकंड शिफ्ट में, और सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो गया थर्ड शिफ्ट में। तो क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और टॉपिक और चैप्टर वो तो रिपीट होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन भी एक दो है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रिपीट। तो ये जो क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य कितना है, 8 है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, अभी पूछा नहीं गया ये क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये करंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 9 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। और सभी शास्त्रीय नृत्य को अभी यहाँ देखेंगे किस राज्य से संबंधित है। जैसे भरत तमिल, भरत तमिल याद रखना है डायरेक्ट, तो तमिल, ऐसे कन्फ्यूजन ही नहीं होना। कथक उत्तर भारत का, कथक कहाँ, उत्तर प्रदेश या तो उत्तर भारत का है। कथक और कथकली में कन्फ्यूजन नहीं होना है। कथकली लो से रिलेट करना, केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, और कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। अच्छा केरल से 2 है, एक तो कथकली है, एक मोहिनी अट्टम है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी आपको याद करवा दिए थे, आपको याद हो गया होगा कि कचकपुड़िया आंध्रा में खा गए हैं, यानी कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। ओडिसी नाम से याद रहेगा, उड़ीसा से है ना, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा से है। और देखिए नाम से 2 को याद रहेगा, कौन कौन, ओडिसी और मणिपुरी, ओडिसी उड़ीसा से, मणिपुरी मणिपुर से। मोहिनी अट्टम और कथकली ये दोनों बताए थे केरल से है। और एक कौन है, सतरिया, सतरिया 100 से यहाँ रिलेट कर लेना, सतरिया असम, सतरिया असम, सतरिया पूछेगा, सतरिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से, तो असम, सतरिया असम। अच्छा ये है 9वां शास्त्रीय नृत्य जिसको संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है इसको, 6 शास्त्रीय नृत्य का। और ये संबंधित है पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड से। जब क्वेश्चन अगर ये आएगा तो ऑप्शन में एक ही चीज़ रहेगा, या तो पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़ या तो झारखंड रहेगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा झारखंड से एक आता है नृत्य, काफ़ी लोक नृत्य आता है, सरहुल आता है, सरहुल त्यौहार है, वो मनाया जाता है कहाँ, झारखंड में, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन किसने किया था, फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। और कब किया था, तो 29 अगस्त 2019 को किया था। 29 अगस्त क्या है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर है उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो उसी समय 29 अगस्त को ही ये नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो बास्केटबॉल की जो लंबाई होती है 28 मीटर और चौड़ाई होती है 15 मीटर। लंबाई 28 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर। फीट में पूछे तो 94 फीट और 50 फीट लंबाई चौड़ाई होती है। और इसको खेला जाता है, जो खेल का मैदान का नाम क्या है, कोर्ट है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी, तो ये बैजयंती माला थी, ठीक है। अब रही बात देखिए 1968 की, ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, क्योंकि ये अभी 2024 में ना बैजयंती माला को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। तो इसलिए देखिए 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को मिला, तो याद रखना है किसको किसको मिला, तो बैजयंती माला को मिला, ये बैजयंती माला है। और चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, ये 5 लोगों को मिला है।
किस क्षेत्र से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो बैजंती माला कला से संबंधित है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 इसे दिया गया है। चिरंजीवी ये भी कला के क्षेत्र में जो कि हीरो है ना, साउथ हीरो है ये। और वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, ये सार्वजनिक कार्य के लिए। और बिंदेश्वर पाठक ये बिहार से हैं, सामाजिक कार्य के लिए। और पद्मा सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में मिला, तमिलनाडु से है, ठीक है। तो बैजंती माला कला के क्षेत्र से कहाँ से, तमिलनाडु से, ये याद रखना है। और चिरंजीवी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से है। और आंध्र प्रदेश से वेंकैया नायडू भी आंध्र प्रदेश से ही है। बिंदेश्वर पाठक बिहार से है, बिंदेश्वर बिहार, और पद्म सुब्रमण्यम तमिलनाडु से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है? पश्चिम से यानी इधर से, तो इधर क्या है, ये अरब सागर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन अरब सागर से ये आएगा कि लक्षद्वीप कहाँ है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में है। और इधर पूरब में अगर देखा जाए तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण में इधर क्या है, हिंद महासागर है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। इसको पश्चिमी तट ये हो जाता है, ये पूर्वी तट हो जाता है, और ये कोंकण तट कहलाता है। और नीचे वाला जो है ये मालाबार तट, और ये राइट साइड जो है, दाहिने साइड जो कि छत्तीसगढ़ और ये सब है, वो एरिया क्या कहलाता है, कोरोमंडल तट कहलाता है, ठीक है। अगर पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है। ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो M.K. स्टैलिन है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन है। तमिलनाडु का वर्तमान राज्यपाल पूछे तो R.N. रवि है, यानी रविंद्र नारायण रवि है, ठीक, ये याद रखना है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी, तो मेघालय में थी। सर्वाधिक वृद्धि दर मेघालय में थी। और 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा थी। मेघालय में 2001 से 11 के बीच जनसंख्या 27.82% बढ़ी थी, ठीक है। यहीं एक क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या जो वृद्धि नकारात्मक रही है ना, ऋणात्मक रही है, तो निगेटिव रही। तो निगेटिव किसका, नागालैंड का, निगेटिव नागालैंड, ठीक है। जनगणना से क्वेश्चन आया है आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी, देखिए थर्ड शिफ्ट में भी आया, यानी कि जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको याद रखना है। जैसे कि जनगणना की शुरुआत सबसे पहले भारत में कब हुआ था, 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय हुआ था। और नियमित जनगणना की शुरुआत पूछे तो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। और जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष किसे कहा जाता है, तो 1921 को कहा जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो ये कृषि उद्योग से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि उद्योग से संबंधित है। अब क्या, क्रांति और संबंधित क्षेत्र, ये आपको याद रख लेना है। ये टॉपिक से प्रश्न आया है, तो यहाँ पर सभी चीज़ें ध्यान रखना है आपको। देखिए, श्वेत क्रांति पूछेगा किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्या है, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से। रजत कपास उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से। ये सभी क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होता है जो कि रिपीट होता है। जैसे गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन से। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति शहद और उद्यान कृषि से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। और मुक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से। सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन ये केसर उत्पादन से। हरित बांस उत्पादन से। हरित सोना यानी ये बांस उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात के जूनागढ़ है ना के पास गिरनार पहाड़ी पर ये स्थित है। तो ये जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में, ठीक है। अब देखिए अभिलेख से आया, तो अभिलेख से संबंधित है ना जो शासक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। वहाँ से प्रश्न पीछे कई बार पूछा गया है, और यहाँ अगर छेड़ा है तो पूछेगा, ठीक है। यहाँ से अगर पूछ लिया गया है अभिलेख से, तो अभिलेख वाला आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। जैसे कि जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये रुद्रदामन से संबंधित है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है कि कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झीलों की मरम्मत को संदर्भित करता है, तो ये रुद्रदामन का
जूनागढ़ शिलालेख ही करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन किससे संबंधित है वो याद रख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन आएगा प्रमुख अभिलेख और शासक। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। या तो ऐसे पूछ लिया जाता है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित कौन सा अभिलेख है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। नासिक गौतमी बल श्री से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति या तो प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसको याद कैसे रख लेना है, रिलेट कर लेना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और याद जो जैसे ज़्यादा है कोई चीज़ें कुछ रिलेट कर लेते हैं तो आसान हो जाता है। तो प्रयाग से याद रखना क्या, देखिए अभी प्रयाग में जो महाकुंभ चल रहा है, प्रयाग में क्या पानी ही पानी है, तो समुद्र में पानी ही पानी है, ऐसे रिलेट कर लेना। प्रयाग यानी कि इलाहाबाद जो है प्रयाग में पानी ही पानी है ना, संगम है पानी ही पानी, तो समुद्र में भी पानी ही पानी, तो प्रयाग समुद्रगुप्त से संबंधित है। एहोल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसको याद कैसे रखना है, देखिए ए होल यानी कि एक होल मतलब छेद, एक होल है किसमें, पुल में, है ना, एक होल है किसमें, पुल में, तो वहाँ से याद रखना है ए होल अभिलेख किससे संबंधित है, ए होल पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से, मंदसौर यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। और भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। और एक क्वेश्चन क्या याद रखना है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिला था, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला था भारतवर्ष का उल्लेख, हाथी गुम्फा जो कि खारवेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आया था आपको अनुच्छेद से। ठीक है, तो अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है तो आपको इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपको बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। तो आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि एग्जाम में आता है, जैसे कि अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेद नहीं करना है ना, प्रतिबंध है, तो ये अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता है ना, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंतर, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, काफ़ी हल्का है लेकिन कई बार हमेशा बार बार रिपीट होता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में। और अनुच्छेद 19 में क्या है, वाक्य स्वतंत्रता, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्रता का जो है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो इसमें है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, ये पूछा गया शायद आपको फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 21 वाला प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। यही अनुच्छेद है 21 ही है जो कि राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं होता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 21 को। ठीक है, और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद कौन सा है, तो मानव तस्करी और बालात श्रम पर रोक, ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 23 में। मानव तस्करी और बालात श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध है ना, कारखानों में लगाना उसको प्रतिबंध है। तो 23 और 14 में क्या कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, तो 23 और 24 में क्या करना है याद, ऐसे 24-14 है ना, 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में लगाना प्रतिबंध है। ठीक है, 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों, और 23 में क्या, मानव तस्करी बालात श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 29 एक याद रखना है क्या, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 29 में है। और अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में है ना, अल्पसंख्यक को शैक्षणिक संस्थान की स्थापना अनुच्छेद 30 में। ठीक है, और बाकी अनुच्छेद जो है ना जैसे जैसे एग्जाम आपको हो रहा है फिर कल आपको बताएंगे, यानी कि 5 तारीख वाले जो एनालिसिस करवाएंगे उसमें अनुच्छेद पूछेगा तो आगे का अनुच्छेद आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पर क्या जुड़े रहें, सभी आपको अनुच्छेद महत्वपूर्ण याद करवा देंगे। जैसे कि आगे अनुच्छेद जैसे 42 हो गया, अनुच्छेद 42 में क्या है, तो प्रसूति हित लाभ है। अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता है, इसको याद ऐसे रख लेना है, समान अंक वाला समान नागरिक संहिता है। तो सभी अनुच्छेद जो एग्जाम में आता है और वही आ सकता है। ठीक है, जो कुछ इंपॉर्टेंट ही अनुच्छेद होता है जो वही बार बार आता है। ठीक है, अब जैसे बात करिए कि अनुच्छेद 21
आता है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो वो जल्दी नहीं आता है, अनुच्छेद 23-24 आता है, लेकिन 22 जल्दी नहीं आता है। तो इसलिए क्या है कि जो अनुच्छेद है महत्वपूर्ण, वो सब आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था आपको मौर्य वंश से, ठीक है। तो मौर्य वंश से रिलेटेड क्या याद रखना है आपको, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो बिंदुसार था, ठीक। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि बिंदुसार का पिता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। अब बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक। यानी कि पूछ लिया जाए अशोक का पिता का नाम क्या था, तो बिंदुसार था, ठीक है। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि बिंदुसार एक है ना, इसी तरह का आता है बिंबिसार, इसलिए दोनों को ध्यान रखना है आपको। जो कन्फ्यूजन वाला है एक साथ पढ़ना चाहिए। बिंदुसार है ये मौर्य वंश का शासक, और ये बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन एक बार ऐसे पूछ लिया गया था, रेलवे एनटीपीसी में एक बार आया था एग्जाम कि चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र कौन है, या तो ऐसे आया था ये कि अशोक किसका पौत्र है। तो पौत्र मतलब पोता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कई लोग पौत्र मतलब नहीं समझ पाए थे तो बिंदुसार भी टिक कर दिए थे, इसलिए पौत्र यानी पोता, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है ये अशोक, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी अशोक से रिलेटेड आपको कई चीज़ें बताएं। इसका जो अधिकतर अभी शिलालेख जो है किसमें, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। और सांची का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। धामेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, धामेक स्तूप जो कि उत्तर प्रदेश में है। और जैसे बोध गया का भी निर्माण है ना, अशोक ने ही करवाया था। और केसरिया स्तूप का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। और अशोक के बारे में और भी चीज़ें, कलिंग युद्ध, अशोक का जो है कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, और वो उसी युद्ध से ने फिर क्या किया, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लिया था। और अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और कुछ योजना से भी प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो योजना से आपको याद रखना है, जैसे जनधन योजना की शुरुआत का वो 2014 में हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में हुआ है ना। तो और एक करंट अफेयर का भी याद रखना है, एक राष्ट्र एक सदस्यता, ये योजना कब शुरू हुआ मालूम, एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना 2025 में शुरू हुआ था, ठीक। और पीएम विश्वकर्मा योजना कब शुरू हुआ, पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत लॉन्च हुआ था कब, 2023 में लॉन्च हुआ था। और अमृत भारत स्टेशन योजना कब लॉन्च हुआ, तो वो भी 2023 में हुआ। अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 में लॉन्च हुआ। और महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना कब लॉन्च हुआ, 2023 में हुआ था। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको याद रखना है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र ये योजना लॉन्च हुआ कब, 2023 में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका थर्ड शिफ्ट का जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी होता है समाप्त। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।